बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे थे। अब तक प्रीवियस क्लास में हमने इसके 13 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिए थे और अब हमने 14 न्यूमेरिकल की बात करनी है जी। क्वेश्चन नंबर 14। इस न्यूमेरिकल को मैं पढ़ता हूँ जी। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी, ठीक है जी, ये देखें लिखा हुआ है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब होता है एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी दो प्लेट्स होती है, एक ये प्लेट होती है, एक ये प्लेट होती है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल रखी हुई होती है। अच्छा, इन प्लेट्स का आपको एरिया दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यानी कि आपको एरिया दिया हुआ है जी, इसका एरिया आपको दिया हुआ है और दोनों प्लेट का सेम एरिया होता है। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट है, दोनों प्लेट का सेम एरिया होता है 30 मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर है, इसको हमें मीटर में लाना होगा। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ये एक दूसरे से दूर हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, ये भी आपको दिया हुआ है। बाय हाउ मच कैपेसिटेंस चेंज, इसकी इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी चेंज होगी। यानी पहले तो आपको इसकी ओरिजिनल कैपेसिटेंस पता होनी चाहिए, फिर हम देखेंगे कि कितनी तब्दील हुई है। इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द सेम एरिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द सेम एरिया बट ऑफ थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर, इसी एरिया लेकिन उसकी थिकनेस जो है वो 1.5 सेंटीमीटर हो, उतना बड़ा आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, यानी हवा नहीं होती है, कोई नॉन कंडक्टिंग मीडियम हो सकता है, उसका आपने एक टुकड़ा डाल दिया जी। इसकी थिकनेस आपको दी हुई है, थिकनेस कितनी है जी, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये लिखी हुई थिकनेस। एरिया सेम है, यानी कि इसका जो है लेंथ ब्रेथ सेम होगी, लेंथ ब्रेथ सेम है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है थिकनेस वो थोड़ी ज्यादा है जी, 1.5। बाकी ये जो है ये हवा है। तब आपको बताना है कि इसके इसमें जो है वो कैपेसिटेंस की तब्दीली कितनी आई होगी, जबकि इस मटेरियल का, इस डायलैक्ट्रिक का कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 2। ये हमने बात की भी है जी, एक टॉपिक आया था हमारा कंपाउंड कैपेसिटेंस का। ठीक है जी, ये अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जिसके बीच में हवा होती है, अगर एयर, तो उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, हमने ड्राइव भी किया था, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ये, लेकिन अगर हम इस कैपेसिटर में जिसमें दो प्लेट्स के दरमियान हवा होती है, लेकिन हम क्या करें, एक छोटा सा एक डाइलेक्ट्रिक टुकड़ा भी डालते हैं, यानी अब दो मीडियम हो गए प्लेट्स के दरमियान, दोनों प्लेट्स के दरमियान, एक तो ये डाइलेक्ट्रिक हो गया और एक ये एयर हो गई, ये डाइलेक्ट्रिक हो गया और ये एयर हो गई। तो ऐसे कैपेसिटर को हम कहते हैं कंपाउंड कैपेसिटर। ऐसा कैपेसिटर जिसमें दोनों प्लेट्स के दरमियान आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी मिले और एयर भी मिले, तो उसको आप कंपाउंड कैपेसिटर कहते हो। उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, क्या था जी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो ये इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। ठीक है, तो पहले हम इसकी ये वाली कैपेसिटेंस निकालेंगे जी, कि जब ये एयर थी, स्लैब नहीं था, तब इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी। फिर हम इसकी ये वाली कैपेसिटेंस निकालेंगे कि जब हमने इसमें स्लैब डाल दिया, अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी है। फिर दोनों को माइनस करके चेंज इन कैपेसिटर्स मालूम कर लेंगे। तो हमें क्या मालूम करना है, हाउ मच कैपेसिटेंस चेंज, कि कैपेसिटेंस में कितना फर्क आया, चेंज हमें मालूम करना है। तो वो कैसे मालूम करेंगे, दोनों की कैपेसिटेंस को माइनस करके। ठीक है, तो पहले हम इस कैपेसिटर को ये वाला कंसीडर करते हैं जी, कि दोनों प्लेट्स हैं और बीच में एयर है, और इसकी ये वाली कैपेसिटेंस निकालेंगे। फिर हम इसमें स्लैब डाल देंगे बीच में, और फिर इसकी ये कंपाउंड कैपेसिटेंस मालूम करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारा जो है तरीकेकार होगा जी। तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं जी। उसके लिए सारी चीजें मिटा के, ये सारी चीजें हमने मिटाई हैं जी। पहले हम इसको जो है वो ऐसा कैपेसिटेंस बना लेते हैं जी, कि जिसमें पहला वाला, यानी कि जिसमें एयर है जी। ठीक है, फॉर एयर। अभी हमारे पास ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें दोनों प्लेट्स के दरमियान हवा मौजूद है। तो अभी इसकी इस टाइम पर इस कैपेसिटर की जो है वो कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो एयर है जी हमारे पास, डेटा के अंदर हमारे पास, बल्कि पहले तो डेटा लिख लेते हैं ना।
पहले हम डेटा बना लेते हैं, उसके बाद फिर एयर और वो वाली बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमें एरिया दिया हुआ है जी, एरिया ऑफ द प्लेट कितना दिया हुआ है, ये है जी 30 मल्टीप्लाई बाय 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 30, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया आ जाएगा, लेकिन ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, लिहाजा इनको मीटर में लाना होगा। अब ये 2 सेंटीमीटर है, इसको जब हम मीटर में लाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100, इसको जब हम मीटर में लाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100, तो ये ऐसा हो जाएगा जी, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है जी, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 10,000, डिवाइडेड बाय 10,000, ये हो जाएगा 0.09। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, ये हो जाएगा जी 0.09, और अब ये एरिया हो गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये कन्वर्जन की है, ये सेंटीमीटर में, जो लेंथ सेंटीमीटर में, इसको मीटर में लाने के लिए हमने डिवाइडेड बाय 100 करना था, डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह इस वाली को भी सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 100। अब इन दोनों 100 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10,000 हो जाता है, तो हमने डायरेक्ट 10,000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, तो एक तो ये हमने एरिया लिख दिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये डिस्टेंस है, दोनों प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं जी, 2 सेंटीमीटर। अगेन ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लाने के 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर। ठीक है जी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जबकि ये जो हमें दी हुई है ये स्लैब की थिकनेस है, इसको हम टी से डिनोट करते हैं, टी कितना है जी 1.5, अगेन सेंटीमीटर में है, इसको भी आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.015। ठीक है जी, ये आपके पास थिकनेस आ गई मीटर में। जबकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 2 दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप एप्सिलॉन आर से डिनोट करेंगे, 2 आपको दिया हुआ है। ये डेटा हो गया, एरिया है, डी है, एप्सिलॉन नॉट है, टी है, और ई आर है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने इस कैपेसिटर का जो है वो कैपेसिटेंस निकालनी है, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है जी, अगर एयर बीच में हो तो एक सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, और उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। वैल्यूज डालते हैं जी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, मल्टीप्लाई बाय एरिया हमारे पास है 0.09, और इसको डिवाइड करेंगे, डी हमारे पास है 0.02। ठीक है जी, अब पहले आप 8.85 को, एक मिनट, 8.85 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.09 से, जो आंसर आया उसको हमने डिवाइड किया 0.02 से, तो ये हो गया 39.82, 39.82, और 10⁻⁻12 एज इट इज हम लिख देंगे। ये हो गई फराड में आती है जी कैपेसिटेंस, ये आ गई जब हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हवा मौजूद है तब, यानी इसकी ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं जी, अब हम यहाँ पे क्या ला रहे हैं जी, अब हम यहाँ पे स्लैब ला रहे हैं, ये हमने वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया है, और ये कंपाउंड कैपेसिटर बन गया, इसकी थिकनेस जो है वो टी है, तो अब हम इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे। अब इसकी कैपेसिटेंस, कंपाउंड कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको सी बार से हम डिनोट करेंगे, और उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। वैल्यूज डालते हैं जी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, ये हमारे पास कितना था 0.09, डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू कितनी थी चेक करनी पड़ जाएगी अब मुझे, डी है 0.02, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखे डी कितना है 0.02, माइनस टी कितना है 0.015, प्लस टी कितना है जी हमारे पास 0.015,
0.015 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर कितना है हमारे पास 2। ठीक है, एप्सिलॉन आर को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। हमने वैल्यूज डाल दी। सबसे पहले ऊपर वाली ये वैल्यू इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 8.85 को मल्टीप्लाई करते हैं जी 0.09 से, ये हो जाएगा 0.796। ये ऊपर की दो वैल्यूज को जिनके आगे टिक लगा हुआ है उनको मैंने मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 अभी एज इट इज रहते हैं। नीचे आए जी, पहले ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लें और डिवाइड भी कर लें हाथ के हाथ। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जी। 0.02 में से माइनस करें आप 0.015, तो ये हो जाएगा 0.005। ब्रैकेट को सॉल्व किया, इस ब्रैकेट को 0.0015 प्लस, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, 0.015 को डिवाइड करेंगे 2 से, उस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 0.0075। इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया 0.0075। अब नीचे की दोनों वैल्यूज को हम प्लस कर देते हैं जी। सबसे पहले ऊपर हमारे पास 0.796 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, और नीचे की दोनों वैल्यूज को हम प्लस करेंगे। अब 0.0015 प्लस किया हमने 0.0075 सॉरी, तो ये हो जाएगा 0.009। 0.009। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें आप। 0.796 डिवाइडेड बाय 0.009, तो ये होगा 8.44। सी आर कितना आ रहा है, सी बार हमारे पास कितना आ रहा है, मैंने क्या बताया था, 88.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। ये भी फराड हो गया। ठीक है जी, तो दोनों आपके पास कैपेसिटेंस आ गई जी। ये जब एयर थी यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो गई है उसकी। और ये जो है, ये उसकी जब हमने उसको डाइलेक्ट्रिक वो सॉरी उसको जब हमने कंपाउंड बना दिया तब उसकी कैपेसिटेंस हो गई। अब हमें चेंज मालूम करना है जी, डेल्टा सी, यानी कि चेंज कैसे मालूम करेंगे, दोनों को माइनस कर दें आप। ठीक है जी, तो सी बार माइनस सी 39.8, मैं वैल्यूज यहाँ लिख देता हूँ जी। तो सी बार हमारे पास है 88.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। माइनस करेंगे इसमें 39.82 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। ठीक है जी, तो अब हमने बस आखिरी ये जी चेंज निकालना है, दोनों को माइनस करेंगे। नीचे आते हैं थोड़ा सा, हाँ। अच्छा, जब माइनस में आपको पता है जी, साइंटिफिक नोटेशन को जब हम माइनस या प्लस करते हैं तो इनकी जो 10 की पावर होती है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो 10 की पावर -12 हमने कॉमन ले लिया। पहले टर्म में से आपके पास बचा 88.44 माइनस दूसरी टर्म में से आपके पास बचा 39.82। 10 की पावर -12। अब इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देते हैं। 88.44 माइनस 39.82, ये हो जाएगा 48.62। 48.62। अब इसको आप सही तरह लिख देते, तो डेल्टा कैपेसिटेंस यानी चेंज इन कैपेसिटेंस कितनी है जी, 48.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 फराड। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। तो एक इजी सवाल था जी, और हमने सॉल्व कर लिया है। अब ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 15। बहुत आसान सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है जी। इसको देख लीजिएगा, कह रहे हैं 3 1 पिकोफैराड कैपेसिटर्स आर चार्ज, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, जब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं, 3 1 पिकोफैराड कैपेसिटर्स आर चार्ज सेपरेटली टू द पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ 100 200 एंड 300 वोल्ट। यानी आपके पास तीन कैपेसिटर्स हैं, तीनों की कैपेसिटेंस एक ही जैसी है, 1 पिकोफैराड।
कितने कैपेसिटर है आपके पास? तीन। तीनों की कैपेसिटेंस कितनी कितनी है जी? 1 पिको फराड। लेकिन तीनों को आप चार्ज अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस से करते हो। एक को आप 100 से करते हो, एक को आप 200 से, एक को आप 300 से, जिससे क्या होगा, तीनों में अलग अलग चार्जेस स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तीन कैपेसिटेंस है आपके पास, तो एक को कह लें आप C1, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 1 पिको फराड। दूसरा है C2, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? वो भी यही है जी, 1 पिको फराड। और तीसरा कैपेसिटर है C3, उसकी भी 1 पिको फराड। तीनों की कैपेसिटेंस एक जैसी है, 1 पिको फराड, 1 पिको फराड और 1 पिको फराड, लेकिन तीनों को आप अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज करते हो। आर चार्ज सेपरेटली, अलग अलग, टू द पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा। पहले वाले का पोटेंशियल डिफरेंस V1 कितना होगा? 100 वोल्ट से उसको आपने चार्ज किया है। दूसरे का यानी V2 कितना होगा? 200 वोल्ट से आपने चार्ज किया है। और तीसरा V3, उसका पोटेंशियल कितना होगा जी? 300 वोल्ट। ठीक है जी, पहले यहां तक की बात कर लेते हैं जी, इस तरफ की। तो मेरे पास तीन कैपेसिटर थे, मैंने तीनों को अलग अलग पोटेंशियल से चार्ज किया। लेट्स से कि उनमें चार्ज कितने स्टोर हो गए, चार्जेस कितने स्टोर होगा। चार्जेस का आपको फॉर्मूला याद है जी, Q इक्वल्स टू CV, ये होता है चार्ज का फॉर्मूला। तो C और V को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आसान है, इसलिए डायरेक्ट इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो Q1, पहले कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 100 पिको कॉलम। दूसरे में कितने हुए होंगे? 200 पिको कॉलम। और तीसरे में कितने चार्ज स्टोर हो गए होंगे? 300 पिको कॉलम। ठीक है जी, वही पोटेंशियल डिफरेंस को आपने कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई किया, कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 है, तो इसलिए वही आंसर आ रहा है। तो हमारे पास तीन कैपेसिटर थे, तीनों की कैपेसिटेंस एक जैसी थी, लेकिन हम उनको अलग अलग बैटरियों से चार्ज करते हैं। अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस से जब हम उनको चार्ज करेंगे तो जाहिर बात है, पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अलग अलग चार्ज स्टोर हुआ है। जो कम पोटेंशियल से चार्ज हुआ था उसमें कम चार्जेस आ गए, जो ज्यादा पोटेंशियल से चार्ज हुआ था वो ज्यादा कुछ चार्जेस ले गया। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? अब आगे बढ़ते हैं जी। दी कैपेसिटर्स आर ज्वाइंट पैरेलल। आपने इन तीनों को ना पैरेलल कंबाइन कर दिया है, तीनों कैपेसिटर को, यानी C1, C2, C3, तीनों को आप वही पैरेलल कंबाइन कर लेते हैं। ये वाला जो होता है पैरेलल कंबाइन कर दिया जी आपने, तीनों को पैरेलल कंबाइन कर दिया। अब पैरेलल कंबाइन जब होता है तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे इनमें। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर? वही मालूम करना है कि अब आपको तीनों कैपेसिटर पर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। ईच कैपेसिटर यानी हर कैपेसिटर पे चार्जेस अब कितने रह गए, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर कैपेसिटर का क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल चार्ज, टोटल पोटेंशियल वगैरह तो निकाल लें, इजी है जी ये बहुत। अब जरा इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, इस सवाल को। डेटा तो हमने निकाल लिया। ठीक है जी, अब हम आते हैं इसको सोल्यूशन पे आ देते हैं जी इसके। तो सबसे पहले हमारे पास तीन कैपेसिटर्स थे, तीनों को अलग अलग पोटेंशियल से हमने चार्ज किया, तीनों में अलग अलग चार्जेस स्टोर हो गए। अब ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बन गया जी, तीनों को हमने पैरेलल कंबाइन किया है। कैसे कंबाइन किया लिख लेते हैं हम यहाँ पे, पैरेलल कंबाइन हुआ है ये। तो अब तीनों को जब हम पैरेलल कंबाइन करेंगे तो इनकी, पहले तो मैंने आपको कहा है ना, टोटल निकाला करो हमेशा, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल पोटेंशियल, टोटल चार्ज वगैरह वगैरह। तो पहले इनके टोटल मालूम करते हैं कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बना है, इसका टोटल, इस पूरे कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज कितना है, टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, टोटल पोटेंशियल कितना है। तो टोटल चार्ज तो बहुत आसान है जी, तीनों चार्जेस को आप ऐड कर लो। तीनों कैपेसिटर में जितने चार्ज हैं आपके पूरे कॉम्बिनेशन में, इतना ही तो चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज Q से डिनोट किया जाएगा जी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जब आप तीनों कैपेसिटर को जब पैरेलल ज्वाइन करेंगे तो तीनों के ही चार्जेस इस पूरे कॉम्बिनेशन में मौजूद होंगे। तो कितना हो जाएगा जी, तीनों को ऐड करें, 300, 400, 500, 600। टोटल चार्ज कितना हो गया जी? 600 पिको कॉलम। ये तो आपने टोटल चार्ज निकाल लिया। अब टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं जी। टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको याद हो शायद, इसका फॉर्मूला C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये तीनों को आप ऐड कर देंगे जी, 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो गई जी? 3 पिको फराड। तो आपने टोटल चार्ज भी निकाल लिया, टोटल कैपेसिटेंस भी निकाल लिया। अब आप टोटल पोटेंशियल निकालें। टोटल पोटेंशियल आप फॉर्मूले से निकाल लें जी। फॉर्मूला क्या होता है? Q डिवाइडेड बाय C।
ठीक है ना, यही वाला फॉर्मूला आपको जो ऊपर लिखा हुआ है, ये सी मल्टीप्लाई होता है जाके डिवाइड हो गया। वैल्यूज डालते हैं जी इसमें। क्यू हमारे पास है 600 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास हो गया चार्ज, तो ये कितना आ गया जी, V इक्वल्स टू 3 200 वोल्ट, ये इसका पोटेंशियल आ गया। तो हमारे पास हमने जो तीनों कैपेसिटर्स को पैरेलल कंबाइन किया है, तो हमने उनकी जो टोटल कॉम्बिनेशन, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स, इसका हमने ये टोटल चार्ज निकाला, ये टोटल चार्ज है, ये इस पूरे कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटेंस आ गई, और ये इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। हमें तो टोटल थोड़ी मालूम करना है, हमें मालूम करना है जी तीनों का, तीनों में अब चार्जेस कितने रह गए, Q1 Q2 Q3 नाउ, और इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है। चलें जी, अब इसी चीज को हम सॉल्व करते हैं जी। चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ है, एस कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन इज पैरेलल, चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ है तो हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, टोटल के बराबर। यानी जितना पोटेंशियल टोटल होगा उतना ही जो है पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर होगा, उतना ही पोटेंशियल ऑफ सेकंड कैपेसिटर होगा, उतना ही पोटेंशियल ऑफ थर्ड कैपेसिटर होगा। तब टोटल पोटेंशियल हमारे पास 200 है, लिहाजा V1 कितना हो जाएगा जी, सो V1 जो है आपका वो भी 200 वोल्ट हो गया। V2 कितना है जी, वो भी 200 वोल्ट हो गया। और V3 कितना है जी, V3 भी 200 वोल्ट हो गया। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से हमने तीनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है जी, चूंकि पैरेलल कंबाइन हुआ है, लिहाजा तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस टोटल के बराबर हो जाएगा। टोटल का पोटेंशियल डिफरेंस 200 था, सो ईच कैपेसिटर हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्टेज। नाउ चार्जेस निकालेंगे हम। अब चार्जेस तो बड़े सिंपल है जी, अब चार्ज को तो फॉर्मूले से निकाल लोगे आप। चार्जेस निकालना है ना आपको, Q1 Q2 Q3। अब Q का फॉर्मूला आपको पता है जी, Q का फॉर्मूला होता है CV। अब पहले चार्ज निकालना है, पहले कैपेसिटर में चार्ज कितना रह गया, तो C1 V1। दूसरे का निकालना है तो C2 V2, और तीसरे का निकालना है Q3, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, C3 V3। तो चार्ज निकाले जी, C1 कितना था 1, मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी 200। Q1 में कितने चार्ज होगा जी, 200 पिको कॉलम। सिमिलरली तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तीनों की कैपेसिटेंस सेम है जी, तो तीनों की चार्जेस अब सेम आएंगे इसमें, 100 1 मल्टीप्लाई बाय 200। Q2 भी जो है हमारे पास जो है वो कितना हो गया, 200 पिको कॉलम। सिमिलरली ये भी हो जाएगा जी 1 मल्टीप्लाई बाय 200 विच इज इक्वल टू Q3 कितना आ रहा है 200। तो तीनों के अंदर चार्जेस भी सेम सेम हो गए, तो जाहिर बात है सेम कैपेसिटेंस है अगर और सेम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो तो चार्जेस भी सेम इस्तेमाल होंगे। तो जो टोटल चार्ज था ना आपके पास कितना था, 600, ये रहा 600, वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो जब हम शुरू में इन तीनों कैपेसिटर को अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस सेम थी लेकिन अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस से जब हमने चार्ज किया था तो अलग अलग चार्जेस स्टोर हुए थे। लेकिन जब उनको पैरेलल कंबाइन कर लेते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस हम सेम कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में। तो अब तीन कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस भी एक जैसी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी एक जैसा है, तो फिर जाहिर बात है उनमें चार्जेस भी सेम स्टोर होंगे। तो ये 600 चार्ज जो है वो तीनों में बराबर बराबर बढ़ गया, 200 200 200। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है जी, दैट इज योर आंसर। अब अगला न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, मैं उसको सिर्फ पढ़ के लिख रहा हूँ। ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 15। तो अब अगला न्यूमेरिकल जो है वो मैं पढ़ूंगा क्योंकि मैं टाइप कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। तब अगला न्यूमेरिकल हम टाइप करेंगे यहाँ पर, और फिर दैट विल बी योर होमवर्क नाउ। पहले मैं जरा देख लूँ, एक ही न्यूमेरिकल रह गया था बस मेरी नजर में जो था, थोड़ी सी मैं हेल्प करूंगा उसमें और फिर आपने उसको जो है वो होमवर्क में लेना होगा। ये जी, a capacitor of 10
microfarad and another of 20 microfarad are connected across batteries of 600 voltage and 1000 voltage respectively, and then disconnected. They are then joined in parallel. ये बिल्कुल अभी वाला जो सवाल है ना वैसा ही है, बस कैपेसिटेंस अब सेम करने के बजाय डिफरेंट कर दी. व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. ठीक है जी, दैट इज योर होमवर्क है जी. ये भाई कैपेसिटर, ये है जी आपका सवाल. और इस सवाल पर बात कर लेते हैं जी पहले, और यह होमवर्क है आपका. जरा इसको मैग्नीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ना, नजर नहीं आ रहा. चले जी, ये होमवर्क है जी, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, दैट इज योर होमवर्क. लेकिन ये बिल्कुल अभी जो हमने सवाल किया ना, बिल्कुल ऐसा. अभी हमने क्या सवाल सॉल्व किया था कि तीन एक जैसे कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर थे, लेकिन उनको अलग अलग बैटरियों से चार्ज किया जाता है. तो जाहिर बात है एक जैसी कैपेसिटेंस है, लेकिन अगर अलग अलग चार्जेस से आप अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस से उनको चार्ज करोगे तो अलग अलग चार्जेस उसमें स्टोर हुए थे. फिर तीनों को आपने कनेक्ट कर दिया था पैरेलल. अब कैपेसिटेंस सेम, पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो फिर उनमें चार्जेस सेम हो गए और आपस में बढ़ गए. यहाँ जरा बस कैपेसिटर डिफरेंट है. तो यहाँ पे कह रहे हैं आपके पास दो कैपेसिटर है, एक है 10 माइक्रोफराड का और एक है 20 माइक्रोफराड का. दो आपके पास कैपेसिटर थे, दोनों को आपने कनेक्ट किया बैटरी से. एक को आपने कनेक्ट किया 600 यानी पहले वाले को, और एक को आपने किया 1000 वोल्ट से. दोनों को आपने चार्ज करके उसमें चार्जेस स्टोर कर लिए. आपने उनको डिस्कनेक्ट किया. आपने दोनों को जब चार्ज कर लिया तो आपने उनको हटा के फिर उनको आपने ज्वाइन कर दिया पैरेलल के अंदर. अब आपको बताना है कि हर कैपेसिटर में चार्ज कितने स्टोर हो गए. वही वाला सवाल है. कैपेसिटर 1 आपके पास कितना है जी, 10 माइक्रोफराड. कैपेसिटर 2 कितना है आपके पास, 20 माइक्रोफराड. डबल का फर्क है. अब पहले कैपेसिटर को आप चार्ज करते हो जी 600 वोल्ट से, और दूसरे कैपेसिटर को आप चार्ज करते हो जी 1000 वोल्ट से. तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे कि इसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ और इसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ. ठीक है जी. तो Q इक्वल्स टू सी वी, फॉर्मूला आपको याद होगा, Q इक्वल्स टू सी वी. तो Q और C और V को मल्टीप्लाई कर दें Q1, इसमें Q1 के लिए, तो ये हो जाएगा 6000 माइक्रो कॉलम. जबकि Q2 कितना हो जाएगा जी, 20,000 माइक्रो कॉलम. इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ाया हुआ है, कैपेसिटेंस भी बढ़ाई हुई है, तो चार्ज ज्यादा स्टोर हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टोर हो रहा है. अब आपने दोनों कैपेसिटर्स को हटाया और आपने जो है ये C1 और C2 को पैरेलल कंबाइन कर दिया. ये दोनों को आपने डिस्कनेक्ट करके ना, ये क्या कह रहे हैं जी, ज्वाइंड इन पैरेलल. ये लिखा हुआ ज्वाइन इन पैरेलल. अब जब पैरेलल ज्वाइन कर लेंगे तो हमें बताना है अब इनमें चार्जेस कितने रह जाएंगे. जाहिर बात है ना, डिस्ट्रीब्यूट होंगे चार्जेस. तो वही बात है जी, पहले आप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, सॉरी टोटल चार्ज निकालो आप पहले. Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2. तो Q1 Q2 दोनों को प्लस करेंगे 26,000 हो जाएगा. तो टोटल चार्ज आपके कॉम्बिनेशन में कितना है, 26,000 माइक्रो कॉलम. फिर आप टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे जी. पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालें, C1 प्लस C2. तो दोनों को प्लस कर देंगे जी, 30 माइक्रोफराड. ये आपकी टोटल कैपेसिटेंस हो गई. अब आपने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जी. वो कैसे निकालेंगे आप, Q डिवाइडेड बाय C वाले फॉर्मूले से. तो Q डिवाइडेड बाय C यानी 26,000 को C से डिवाइड कर देते हैं. चले यहाँ मैं सॉल्व ही कर लेता हूँ, ये तो आसान सा है. 26,000 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे आप, 866.6. पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 866.6 वोल्ट. तो ये आपने पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज निकाल लिया. ये टोटल चार्ज हो गया जी कॉम्बिनेशन का. ये टोटल कैपेसिटेंस हो गई कॉम्बिनेशन की.
और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब हम आप इंडिविजुअल कैपेसिटर पर आते हैं। चार्ज मालूम करना है, लेकिन उसके लिए हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं जी। तो चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लिहाजा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V1 और V2 एक ही सब जैसे होंगे। पैरेलल कंबाइन हुआ है तो जो टोटल पोटेंशियल है वही नहीं होगी। तो V1 कितनी हो गई जी, 866.6 वोल्ट, और V2 कितनी हो गई जी, 866.6 वोल्ट। अब आपने चार्ज निकालना है जी Q1, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C1 मल्टीप्लाई बाय V1। C1 आपके पास था शायद 10, मल्टीप्लाई बाय V1 है 866.6, तो Q1 आपके पास आ जाएगा जी 8666 माइक्रो कॉलम। ये आपके पास पहले कैपेसिटर में चार्ज बढ़ गए जी। अब Q2 निकालें आप, Q2 का फॉर्मूला होगा C2 मल्टीप्लाई बाय V2। तो C2 हमारे पास था 20 मल्टीप्लाई बाय 866.6, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 17,333, 17,333 माइक्रो कॉलम। ये दूसरे चार्ट पे ये बिल्कुल वही सवाल है जी, बस यहाँ पर हमने थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंट थी। ये आंसर हो गया जी। यहाँ पर आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाते हैं।